Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. पहले आर्टिकल में हम डोगरी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे. अब यहां पर एक आपके लिए होमवर्क है. कमेंट सेक्शन में आपने मुझे आज बताना है कि 8th शेड्यूल में कौन सी 22 लैंग्वेजेस आपकी आती है. तो मेक श्योर आज कमेंट सेक्शन में बताना. देन हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में बात करेंगे. इलेक्शन कमीशन ने कुछ और स्टेट्स में 51 करोड़ के आसपास लोगों के जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको अपडेट करने की बात कही है. एंड लास्ट में हम पीएम श्री के बारे में बात करेंगे जो कि केरला ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझ लेते हैं. देखिए, सबसे पहले डोगरी की अगर हम बात करें, इंडो आर्यन ग्रुप से बिलोंग करती है एंड ये वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज ग्रुप का पार्ट है. ये डोगरा हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है एंड साथ के साथ इस रीजन की आइडेंटिटी है. अब वैसे तो ये 8th शेड्यूल की आपकी लैंग्वेज है जिसे 2003 में आपने ऐड किया था, बट उसके अलावा 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की, उसमें से एक है. अब ये 5 लैंग्वेजेस आपकी जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 के अंडर मेंशन की गई है, जिसमें हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, इंग्लिश एंड डोगरी आती है. वैसे कहा जाता है कि ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, बट ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, हिमाचल के कुछ पार्ट में भी बोली जाती है. अब हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? कहते हैं यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि डोगरी लैंग्वेज जो है वो डिक्लाइन कर रही है, खासकर जम्मू वाले पार्ट में. एंड ये यूथ के अंदर ज्यादा पॉपुलर नहीं है एंड अर्बनाइजेशन के कारण आने वाले समय में हो सकता है डोगरी बोलने वाले बहुत कम लोग बचे. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कहते हैं एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जम्मू के अंदर, जहां पर 130 रिस्पोंडेंट्स ने अलग अलग 20 लोकेशन में पार्टिसिपेट किया. 48% जो हैं लोग, उन्होंने ये कहा कि उन्हें लगता है कि भाई डोगरी लैंग्वेज को गवर्नमेंट का प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाया. मोर ओवर आगे करियर में इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, इस वजह से भी इसमें डिक्लाइन देखने को मिला. अब कहा जाता है कि जो 60+ के लोग हैं वो बोल तो अच्छे लेते हैं, बट उनके रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है. 40 से 60 की एज ग्रुप में जो लोग हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रोफिशिएंसी लेस देन 1% के अंदर देखने को मिल रही है. लेकिन ये भी एक कंसर्न की बात है, बट आप ये मान के चलो कि अब उन्हें नहीं आती है तो उससे नीचे वाली जो एज ग्रुप है यानी 20 साल से नीचे ऑलमोस्ट 0% लोगों को लिखनी आती है डोगरी. तो ये एक कंसर्न है कि आने वाले समय में शायद ये लैंग्वेज बचे ही ना. तो यहां पर यह कहा जाता है यूनेस्को की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया में सबसे ज्यादा आपके डायलेक्ट्स एक्सटिंक्ट होने की वर्ष पे है एंड इसमें 220 के करीब लैंग्वेजेस इंडिया की ऐसी हैं जो मतलब पिछले 50 सालों के अंदर अपना रेलेवेंस खो चुकी हैं. अब यहां पर रूरल एरिया में फिर भी आपको ठीक ठाक बोलने वाले लोग मिलते हैं, बट अर्बन एरिया में बोलने वाले कम है, लिखने वाले तो और भी कम आपको देखने को मिलते हैं. अब इसके पीछे क्या कारण है कि क्यों डोगरी जो है वो खत्म होती जा रही है? तो कहते हैं कि भाई एक तो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, पॉलिसी सपोर्ट बहुत कम है, बहुत लेट जाके इसको रिकॉग्निशन मिली एंड पुअर इंप्लीमेंटेशन है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका आज की डेट में रेलेवेंस खत्म हो गया. फिर जनरेशनल गैप है, यूथ आज की डेट में मानते हैं कि डोगरी का कोई फायदा नहीं है, करियर में कहीं भी उनको हेल्प नहीं करेगी. अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन के कारण जो फैमिली है वो हिंदी या इंग्लिश की तरफ स्विच कर गई. एंड मोर ओवर एक कल्चरल डिस्कनेक्ट भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिटरेचर, मीडिया एंड डिजिटल प्रेजेंस डोगरी की ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है. अब कहते हैं कि भाई देखो ये सब चीजें ठीक है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इसे रिकॉग्नाइज किया गया था, बट इसके साथ साथ इसकी विजिबिलिटी एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में एंड डिजिटल स्पेस में बहुत मिनिमम सी आपको देखने को मिलती है. एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद से ही हिंदी और इंग्लिश के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया. तो कहते हैं 4 मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो खत्म होती जा रही है. पहला, जो कॉलोनियल लिंग्विस्टिक हायरार्की है वो इंग्लिश को फोकस करती है. मोर ओवर आपको मीडिया, टेक्स्ट बुक और हायर एजुकेशन में कोई इन लैंग्वेजेस का कोई भी बेस नहीं देखने को मिलता. मोर ओवर यहां पर पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं आपकी एब्सेंट है एंड कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं है इन लैंग्वेजेस को सीखने का. तो अब यह कहा जाता है कि भाई आप डाटा एंड रिसर्च कीजिए जैसे आप पहले करते थे. तो आप सेंसस 2021 जो लिंग्विस्टिक डाटा आप कलेक्ट करते थे उसको रिज्यूम कीजिए. आप पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म लेके आइए, आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इसको इंक्लूड करने लगे, स्कूल के करिकुलम में इसको इंक्लूड करने लगे.
आप डिजिटल प्रमोशन करें इसका, मीडिया, फिल्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इंसेंटिव दीजिए, स्कॉलरशिप दीजिए, एग्जाम कंडक्ट कीजिए, एम्प्लॉयमेंट में इसका कोई इंसेंटिव रखिए, कल्चरल रिवाइव कीजिए, कहीं ना कहीं इनके फेस्टिवल, लिटरेचर, हेरिटेज को आप प्रमोट कीजिए, और कहीं ना कहीं माइंडसेट को भी शिफ्ट करने की जरूरत है कि भाई सिर्फ इंग्लिश आपको आगे नहीं लेके जाएगी। अब देखो यहां पर एक बात और भी आती है, अमीर खुसरो की अगर आप वेरियस राइटिंग्स देखेंगे तो उसमें डोगरी को यूज किया गया, बट उनके बाद से बहुत ज्यादा एक आप ये कह सकते हो कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से डोगरी लैंग्वेज बहुत पिछड़ गई है। अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की। इस आर्टिकल में, अच्छा पिछले आर्टिकल में एक बात आपको और बता दूं, देखो मैं दो तरह के क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्ट करता हूं। एक तो 8th शेड्यूल पे उन 22 लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मोर ओवर आपको क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है कि कब कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी। तो इन दो तरीके से आपको इसको पढ़ना जरूरी है। आइए अब बात करते हैं आज के अगले आर्टिकल पे, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। अब देखो अभी बिहार में कंट्रोवर्सी खत्म भी नहीं हुई थी, बट अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया ये फेज 2 लेके आ गया, जहां पर 12 स्टेट और यूटीज के अंदर 51 करोड़ वोटर्स के जो इलेक्टोरल रोल्स हैं इनको अपडेट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेसी लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना एंड इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करना, ताकि जो भी लोग एलिजिबल हैं वोट करने के उनका वोटर कार्ड बन सके। तो इसमें स्टैंडर्ड्स हम बिल्ड करेंगे एंड मैप करेंगे इलेक्टोरल्स की डिटेल को, जिसमें एड्रेस और उनकी कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो बिलोंग करते हैं, इस सबको मेजर किया जाएगा। देन वोटर की लिस्ट बनाई जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में आपके इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है जो ये परफॉर्म करेंगे। अब ये जो सर है यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की अगर हम बात करें तो इसमें वेरीफाई और अपडेट किया जाता है इलेक्टोरल रूल्स को, एंड हाउस टू हाउस इसमें वेरिफिकेशन की जाती है ताकि डुप्लीकेशन और इनएलिजिबल एंट्रीज को हम रिमूव कर सकें। तो इसमें एड्रेस, वोटर के डिटेल्स को अपडेट किया जाता है, एंड इवन जो जैसे फॉर एग्जांपल जो माइग्रेट कर गए या जो मर गए हैं वोटर्स, उनके नाम को रिमूव किया जाता है। अब यहां पे बात यह है कि कुछ स्टेट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहां पे जो रिवीजन होनी है वो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप में अपडेट किए जाएंगे, जिसमें तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरला में आपको मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज स्टेट्स इसके प्रति बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखती है। तो कहा जाता है कि भाई ये एक तरह से सिटीजन वेरिफिकेशन के कारण अभी असम को इंक्लूड नहीं किया है, अदरवाइज असम भी इसमें होता, बट इसमें हाउस टू हाउस पहले वेरिफिकेशन होगी जो कि दिसंबर तक कंक्लूड की जाएगी, 4 दिसंबर तक। देन 9 दिसंबर तक ड्राफ्ट को रिलीज कर दिया जाएगा। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन को 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक, एक महीने के अंदर सेटल किया जाएगा। फिर हियरिंग की जाएगी, वेरिफिकेशन की जाएगी 31 जनवरी तक, एंड देन फाइनल रूल्स को पब्लिश कर दिया जाएगा। अगर इन केस किसी वोटर का कुछ चेंज हुए हैं तो उसको नया आपका वोटर कार्ड इशू किया जाएगा। दैट इज देयर। अब बिहार में 68 लाख लोगों के डुप्लीकेट जो वोटर बने हुए थे उनको रिमूव किया है, बट देखते हैं अभी आने वाले समय में क्या रहेगा। बट इसमें कहीं ना कहीं इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को आप इनहेंस कर पाएंगे, क्रेडिबिलिटी एंड एक्यूरेसी इलेक्टोरल रोल की और ज्यादा बूस्ट होगी। इसमें प्लानिंग प्रॉपर हो पाएगी कि क्या लॉजिस्टिक का आपको सपोर्ट चाहिएगा, खासकर हाईली डेंसिटी वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें। कहीं ना कहीं इससे पॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकते हैं, खासकर तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड केरला के अंदर। बट यहां पर एक्सक्लूजन के रिस्क जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, बट हमें कोशिश ये करनी होगी कि किसी को गलत तरीके से आप डिलीट ना करें। तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करें, जिससे लोगों का भरोसा इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बना रहे। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की, जिसमें पीएम श्री योजना के बारे में हम बात करेंगे। अब केरला गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के बारे में बात हुई है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम ये चाहते हैं कि हम 14,500 मॉडल स्कूल्स को बनाए, एक ऐसे स्कूल जो बाकी स्कूलों के लिए एक एग्जाम्पल का काम करे। तो यहां पे हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लेके आए, जिसमें सेंटर 60% एंड स्टेट 40% फंड्स को कंट्रीब्यूट करेंगी। ये कहीं ना कहीं जो समग्र शिक्षा के अंदर आपके फंड्स हैं उससे इसको लिंक कर दिया गया, जिसमें स्टेट्स को ये फंड तब मिलेंगे समग्र शिक्षा के अगर वो इस पीएम श्री के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट के अंदर 90-10 की यहां पर आप ये कह सकते हो कि जो फंड की शेयरिंग रहेगी, बट
तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया। इसमें कोशिश ये है कि भाई हम इसको राइट टू एजुकेशन को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सके, टेक्स्ट बुक को यहां पर प्रोवाइड करेंगे, यूनिफॉर्म्स एंड इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। बट यहां पे इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि हम होलिस्टिक और कहीं ना कहीं लर्निंग जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड हम प्रमोट कर सकें। मोर ओवर वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना, स्किल एंड इनोवेशन को प्रमोट करना, इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी एंड क्वालिटी असेसमेंट के ऊपर फोकस है। मतलब अभी तक हम रॉट लर्निंग को प्रमोट कर रहे थे, बट अब हम चाहते हैं कि हम स्किल बेस्ड लर्निंग को प्रमोट कर सकें। देन इसके एडिशन में आपको यहां पर कुछ फीचर्स ये भी देखने को मिलते हैं कि लाइक यहां पर एग्जिस्टिंग स्कूल्स और लोकल बॉडी स्कूल्स जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा। वैसे तो तकरीबन 13,000 के आसपास स्कूल ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए गए हैं। इसमें से केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों को भी सिलेक्ट किया गया है। इसमें स्कूल्स की आप ये कह सकते हो कि क्वालिटी को मेजर किया जाएगा। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क को लेके आए हैं, जिसके साथ फंडिंग को उसके अकॉर्डिंगली ही रिलीज किया जाएगा। तो हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड इसमें हमने ड्रॉप आउट रेट को भी कम करना है एंड लर्निंग आउटकम को भी इंप्रूव करना है। मतलब ऐसा ना हो कि असर की फिर से रिपोर्ट आए और उसमें 5वीं क्लास का बच्चा 3री क्लास की किताब भी ना रीड कर पाए। तो यहां पर नेशनल और स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क को भी हम लेके आ रहे हैं ताकि ओवरऑल एक होलिस्टिक एजुकेशन को हम यहां पे बिल्ड कर सकें। देखिए, अगर बात की जाए इससे फायदा यह रहेगा कि आप सेंटर स्टेट के रिलेशन को इस स्कीम के थ्रू रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टेट्स के बीच में टेंशन है बिकॉज यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो थर्ड लैंग्वेज वाला जो प्रोविजन है उसको लेके बहुत सारी स्टेट्स पॉजिटिव नहीं है। तो ये चीजें हैं जो आपको यहां पे याद रखनी है। तो पीएम श्री योजना के बारे में आपको प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, वेयर एज मेंस के अंदर आप इसे एज अ पॉइंटर ही यूज कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। जाने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा, मेक श्योर आप इन करंट अफेयर्स के रिविजन्स टाइमली करते रहे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। धन्यवाद।